हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। जैसा आपसे वादा किया गया था कि हम जो एचएसएससी जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 में से हम 15 को टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे बने। उसी सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उनके आसपास के जितने भी क्वेश्चन जो बनते हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो जो अध्ययन करेंगे इन सीरीज से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। आपको इन जो सीरीज दे रखी हैं उनको आपको कंटिन्यू पढ़ना है और कंप्लीट वीडियो को देखना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इसी सीरीज में कंटिन्यू हम चलते हैं। 2 सीरीज पहले मैंने अपलोड कर दी हैं चैनल के ऊपर, ये तीसरी सीरीज है हमारी। देखते हैं इसके अंदर हमें दे रखा है निम्नलिखित गैस हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो जो हरित ग्रह प्रभाव होता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। जैसे हमारा सन होता है, सन से जो किरणें आती हैं या सूर्य का जो प्रकाश आता है वो हमारी जो अर्थ होती है अर्थ के ऊपर आता है और अर्थ से टकरा करके वो किरणें क्या होती हैं वापस जाती हैं और यहाँ पर क्या होती हैं गैसें होती हैं। तो ये गैसें क्या करती हैं, जो रे टकरा करके वापस जाती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये जो गैसें रहेंगी जैसे CO2 रहेगी, इसके अलावा जलवाष्प होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इसके अलावा और भी गैसें होती हैं जो क्या करती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। और ये गैसें अगर किरणों को एब्जॉर्ब करेंगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इसी से क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान होता है जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। तो इसमें ये पूछ रखा है कि जो हरित ग्रह प्रभाव होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसके लिए हरित ग्रह जो प्रभाव होता है उसके अंदर गैसें पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं इसके अंदर होती हैं CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 होती है जिसे हम मीथेन बोलते हैं, इसके अलावा CFC होती है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जो हमारा फ्रीज होता है AC होती है उनसे निकलती हैं ये। इसके अलावा जल वाष्प होती है जिन्हें हम वाटर वेपर बोलते हैं। इसके अलावा और होती हैं ओजोन होती है, N2O होती है ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये सभी गैसें क्या करती हैं जो हरित ग्रह प्रभाव होता है उसको इंक्रीज करती है। CO2, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन और N2O। तो अब आपको ध्यान रखना है इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किसका होता है CO2 गैस का। तो हमें क्या क्या दे रखे हैं CO2, O2, H2 और H2O। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा हमारा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है हरित ग्रह प्रभाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देती है। तो ये ध्यान रखोगे आप। देखो अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। मैंने पहले ही बताया था आपको, मैं वीडियो भी चैनल के ऊपर डाल रखा है मैंने। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी सक्रियता श्रेणी होती है उसके अंदर क्रम से जताए गए हैं। मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ कौन कौन सी वो मेटल हैं जिसके अंदर आएगी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आएगी यहाँ पर Ca। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आएगी। उसके बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आएगी। इसके बाद में कौन सी मेटल आएगी, जिंक के बाद में आती है आयरन, टिन, फिर आएगी आयरन आती है, टिन आती है जिसको हम किस सिंबल से लिखते हैं PB। PB से नहीं लिखेंगे, टिन को लिखते हैं हम SN से, ये तो लेड होती है PB। तो कौन सी आएगी आयरन SN, टिन होती है। उसके बाद में PB लेड होती है। फिर कॉपर आती है Cu। कॉपर के बाद में कौन सी मेटल आएगी, कॉपर के बाद में आती है मरकरी Hg। Hg के बाद में Ag सिल्वर आती है, सिल्वर के बाद में Au
गोल्ड आती है जिसे हम सोना बोलते हैं। के को बोलते हैं पोटेशियम, Na को सोडियम, Ca को कैल्शियम, Mg को मैग्नीशियम, Al को एल्यूमिनियम, Zn को जिंक बोलते हैं, Fe को आयरन जो लोहा होता है, Sn को हम बोलते हैं टिन, Pb को हम बोलते हैं लेड, Cu को कॉपर, Hg को हम बोलते हैं मरकरी, Ag को हम बोलते हैं चांदी और Au होता है गोल्ड सोना। तो सबसे जो ऊपर मेटल आती है, जैसे हम चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, इनमें भी ऊपर से नीचे की तरफ जो आयरन लिखा गया है वो कहाँ आएगा, जिंक से नीचे आता है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया इसको। तो सबसे जो ऊपर मेटल होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जो मेटल सबसे नीचे होती है वो क्या होती है, सबसे कम रिएक्टिव होती है। तो इनमें सबसे ऊपर कौन सी है, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अगर देखो हमें ऑप्शन दे रखा है चांदी, सोना, जस्ता, जस्ते को हम क्या बोलते हैं, जिंक। जो Zn दे रखा है आपको, जो Zn रहा उसी को हम क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। और पोटेशियम दे रखा है जिसको हम क्या लिखते हैं, के सिंबल होता है। तो पोटेशियम क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी पोटेशियम। अगर हमें ऑप्शन में पोटेशियम नहीं मिलता, पोटेशियम की जगह में क्या हमें क्या मिल जाता, सोडियम मिल जाता, तो फिर हम क्या करते, सोडियम। तो ये सीरीज ध्यान रखनी है आपको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। तो ये सीरीज ध्यान रखोगे, फिर आपसे कोई मेटल पूछी जाए आप बता सकते हो कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव अभिक्रियाशील रहेगी, कौन सी मेटल लीस्ट रिएक्टिव कम अभिक्रियाशील रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पोटेशियम। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा अणु बनाने के लिए कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है, इस विशेषता को कहते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है, संयोजकता 4 होती है। जो कार्बन होता है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 नंबर पे आता है। तो ये इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसी कारण कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। और 4 बंध बना करके ये कार्बन से भी जुड़ सकता है, इसके अलावा अन्य एलिमेंट से भी जुड़ सकता है। इसी कारण क्या करता है, ये लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कैटिनेशन पावर। क्या बोलेंगे, कैटिनेशन पावर बोला जाता है, कैटिनेशन। तो इंग्लिश में तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के साथ जुड़ता जाता है, लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसे हम श्रृंखलन बोलते हैं या कैटिनेशन पावर बोलते हैं, जो किसके अंदर पाई जाती है, कार्बन के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, श्रृंखलन। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा करता है, एसिड रेन। तो मैं बता दूं आपको, जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसमें जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 5.6 से कम होता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है, जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसका पीएच कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन बोलते हैं। अब ये एसिडिक रेन बनती कैसे है, इसमें आता है एक तो NO2, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। एक होता है SO2, जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। SO2 को क्या बोलेंगे हम, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये दोनों ही क्या करते हैं, H2O वाटर के साथ मिक्स होते हैं, दोनों ही वाटर के साथ मिक्स होंगे। NO2 जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये क्या, कौन सा एसिड बनाता है, HNO3, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड H2O से मिक्स होती है तो क्या बनाती है, H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो आपको ध्यान रखना है जो एसिडिक रेन होती है उसके अंदर एक तो NO2 होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक SO2 होता है जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, जो हमारे कारखाने होते हैं, जो हमारी गाड़ियां होती हैं जो डीजल पेट्रोल से चलती हैं, उनका जो धुआं होता है उनके अंदर क्या होते हैं NO2 और SO2 होते हैं जो पोल्यूटेंट होते हैं। ये वाटर के साथ मिक्स करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और H2SO4, देखो ये दोनों ही क्या हैं, अम्ल हैं, एसिड। इसी कारण जो क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, उनमें कौन मिक्स हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4 मिक्स हो जाएगा, फिर उसका pH क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। अगर pH 5.6 से कम हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। तो एसिडिक रेन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, NO2 जिसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 जिसे हम क्या बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या दे रखा है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लिखते हैं COC। तो यहाँ CO दिख रहा है आपको, तो ये आंसर नहीं रहेगा हमारा। देखो आगे, आगे दे रखा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लिखते हैं CO2, ये भी ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम, N2। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो जल के साथ मिक्स होकर के H2SO4 बनाता है जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और वही pH को क्या कर देते हैं, 5.6 से कम कर देते हैं। उसी के कारण क्या होती है, एसिडिक रेन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो अगला क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु भार है, मैं पहले भी क्लास बनाई है, मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें बताया था मैंने, एक X रहेगा, नीचे Z आएगा, ऊपर A आता है। जो A होता है उसे हम बोलते हैं परमाणु भार, एटॉमिक मास। जो नीचे Z होता है, Z को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और जो X होता है वो क्या होता है, सिंबल होता है। तो जो सिंबल रहेगा वो, ये तो एलिमेंट का सिंबल रहेगा, नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, ऊपर क्या लिखा जाता है, परमाणु भार। जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो क्या होते हैं, जितनी प्रोटॉन्स की संख्या होती है उतना ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या मिलकर के क्या बनाती है, परमाणु भार। केवल प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। तो हमें दे रखा है कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु भार पूछ रखा है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक से लगभग 2 गुना क्या होता है, परमाणु भार होता है। अगर आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद हैं तो आप लगभग परमाणु भार निकाल सकते हो और ऑप्शन को क्या कर सकते हो, आप सही कर सकते हो। इसीलिए आपको 30 तक, कम से कम 30 तक आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो सोडियम का पूछ रखा है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। अगर हम 11 का डबल करें तो कितना आता है, 22 आता है। और 22 के लगभग कितना आंसर है यहाँ पर, 23। इसलिए सोडियम का परमाणु भार कितना रहेगा, 23 होता है। कितना होता है, 23। तो ये ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं एक दो आपको, अगर आप याद रख पाओ तो। देखो, जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के अलावा अगर आपको क्या मिले, अगर आपको मिलता है कार्बन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन का कितना रहेगा, 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इसके अलावा और मिले आपको, सोडियम का मैंने बता दिया 23 होता है। मैग्नीशियम मिले, सल्फर मिले, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, कैल्शियम का होता है 40। इसके अलावा पोटेशियम मिल जाए, पोटेशियम का होता है 39, 39। तो अगर आपको मिल जाए तो आप कर सकते हो। तो ये ध्यान रखोगे, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है लगभग डबल 12, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है लगभग डबल 14, ऑक्सीजन 8 पे आता है 16, मैग्नीशियम 12 पे आता है 24। तो ये ध्यान रखते, अगर परमाणु क्रमांक अगर आपको ध्यान है तो आप डबल करके परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो, लगभग डबल होता है। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 39। ये ध्यान रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में तत्व हैं। तो ये ध्यान रखोगे, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर एक तो आवर्त होते हैं जिसे हम पीरियड बोलते हैं, एक होते हैं ग्रुप
जिन्हें हम समूह बोलते हैं। जो आवर्त होते हैं ना, आवर्त तो किसे बोलते हैं, जो तिरछी लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड बोलते हैं। जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप किन्हें बोलते हैं हम, जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें ग्रुप या समूह बोलते हैं। जो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं, 7। इसके अलावा ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। मैं पीरियोडिक टेबल की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, उसमें देख सकते हो आप। 7 आवर्त होते हैं, 18 ग्रुप उनको बता भी रखा है। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। 12 से 18 तक पी ब्लॉक बोलेंगे। इसके अलावा 3 से 11 बच गए, उनको डी ब्लॉक कंप्लीट समझा रखा है आपको। तो अब सारणी में 7 पीरियड होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो जो 7 ग्रुप होते हैं उनके अंदर तत्वों की संख्या अलग अलग होती है। तो ये 7 रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके अंदर 2 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 2 तत्व। इसके अलावा सेकंड में कितने रहेंगे, 8 तत्व। थर्ड में भी कितने रहेंगे, 8 तत्व। इसके अलावा अगर हम थर्ड के अलावा अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में कितने होते हैं, 18 तत्व होते हैं। फिफ्थ में भी कितने रहेंगे, 18 तत्व। सिक्स्थ में कितने रहेंगे, 32 तत्व होते हैं। और सेवंथ में भी कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हो आप। फर्स्ट जो आवर्त रहेगा उसके अंदर कितने होते हैं, 2। तो ये ऐसे ध्यान रख लेना आप, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, ये ध्यान रख लेना। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फिर पूछे उसी का बता सकते हो आप। तो फर्स्ट में 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। अब हमें कौन सा पूछ रखा है, 7वें आवर्त में। तो आप निकाल सकते हो 7वें आवर्त में कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें 8 दे रखा है, नहीं होगा। सेकंड 18 दे रखा है, आगे देखो। अगला हमें 27 दे रखा है, नहीं होगा। थर्ड क्या, फोर्थ क्या दे रखा है, 32। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, 32 होते हैं। 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, 32 होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है। जो हाइड्रा होता है उसके अंदर कौन सा प्रजनन होता है। तो जो हाइड्रा रहेगा ना, हाइड्रा के अंदर कौन सा होता है, मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन। जो हाइड्रा रहेगा, हाइड्रा में क्या होता है, इसमें मुकुलन निकलता है और मुकुलन ग्रोथ करके क्या बना लेता है, एक, अगर ये जो पेरेंट प्लांट रहेगा, जो पेरेंट जो हाइड्रा रहेगा उससे अलग हो जाता है और फिर यही क्या कर लेता है, नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो जो हाइड्रा होता है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस से जनन होता है, मुकुलन से होता है। किससे होता है, मुकुलन। जो विखंडन होता है ना, विखंडन में क्या होता है, जो हमारी सेल होती है कोशिका, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। केंद्रक क्या होगा, केंद्रक कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में टूटेगा। तो क्या होती है कोशिका, कितने भागों में टूट जाए केंद्रक, 2 भागों में। फिर इसकी जो कोशिका होती है ये भी कितने भागों में टूट जाती है, 2 भागों में। और दोनों ही क्या बना लेती हैं, फिर अलग अलग सेल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। पुनर्उत्पादन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो छिपकली होती है उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो कुछ दिन के बाद में क्या हो जाती है, उस पूंछ का वापस से निर्माण हो जाता है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, पुनरुद उत्पादन होती है। उसमें क्या होता है कि जो कोई भी अंग कट जाता है, जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, उसका क्या हो जाता है, वापस से निर्माण हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पुनर्उत्पादन। लास्ट है खंडन। खंडन क्या होता है, जो शैवाल होते हैं उनके अंदर होता है। शैवाल में क्या होगा, खंडन प्रोसेस होती है और एक शैवाल से क्या होते हैं, अनेक शैवालों का निर्माण हो जाता है। तो आप ध्यान रखोगे हाइड्रा में कौन सा प्रजनन होता है, मुकुलन होता है। और मुकुलन के द्वारा ही क्या होता है, नए हाइड्रा का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखोगे आप, मुकुलन। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी जो होती है हमें किससे मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, सनलाइट से। और विटामिन डी की कमी से हमें होता है रिकेट्स रोग। कौन सा होता है, रिकेट्स। जिसमें क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां दिखाई देने लग जाती हैं। तो शरीर क्या हो जाता है, उसमें कमजोर हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है।
देखो इसमें दे रखा हो रात्रि अंधता रिकेट्स, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा होता है? रिकेट्स। तो मैं बता देता हूँ आपको, एक होती है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी के भी टाइप होते हैं, बी वन होती है, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स, बी ट्वेल्व। विटामिन बी के अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई होती है और विटामिन के होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो विटामिन ए होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, सी की कमी से, डी की कमी से, ई की कमी से और विटामिन के की कमी से। इसके अलावा इनके रासायनिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। जो विटामिन ए होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का होता है रेटिनोल। क्या होता है रासायनिक नाम? रेटिनोल। विटामिन बी का थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन। विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का टेकेफेरोल, टेकेफेरोल। तो आप ध्यान रखोगे विटामिन ए का रेटिनोल, थाइमीन, एस्कोर्बिक अम्ल, टेकेफेरोल होता है। विटामिन डी विटामिन डी का नहीं रहेगा, विटामिन ई का होता है टेकेफेरोल, टेकेफेरेल। तो विटामिन ई का क्या रहेगा? टेकेफेरोल होता है। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है उसका होता है कैल्सीफेरोल। क्या रहेगा? कैल्सीफेरोल। और जो विटामिन के होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम रहेगा फिलिक्विनोन। क्या रहेगा? फिलिक्विनोन। तो ये ध्यान रखना आपको, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी का थाइमीन, विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टेकेफेरोल और विटामिन के का क्या होता है? फिलिक्विनोन। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? वर्णनांध, जिसे हम बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। जो रतौंधी होता है उसके अंदर क्या होता है? जो विजिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई देना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें क्या होता है? भूख नहीं लगती है और शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है? जो मसूड़े होते हैं हमारे दांत से नीचे, जो मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरोल हो गया और इसकी कमी से होता है, अभी बताया था मैंने, रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी। और विटामिन के से क्या होता है? जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनना। तो आप ध्यान रखोगे, विटामिन जो ए होती है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, कमी से रोग रतौंधी। विटामिन बी का थाइमिन बेरी बेरी, विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल रिकोइड्स, विटामिन ई टेकेफेरोल जनन क्षमता में कमी, विटामिन के फिलिक्विनोन रुधिर का थक्का नहीं बनना। जो रुधिर होता है हमारा, जैसे हमारे चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या होता है? ब्लड बाहर निकलता है और जैसे ही 5-7 मिनट के बाद में ब्लड क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और वहाँ पर खून आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है, फिर अगर आपको चोट लग गई, तो जैसे 5-7 मिनट के बाद में रक्त का थक्का बन रहा था, ब्लड आना बंद हो रहा था, वो ब्लड जो बाहर आता है वो बंद होता था, वो बंद नहीं होगा। उसको बंद होने में क्या लग सकते हैं? 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो विटामिन के की कमी होगी तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो अगर हमें चोट लगेगी तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के होता है। तो ये ध्यान रखोगे आप, मैंने बता दिया रासायनिक नाम भी और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके अलावा ये स्कर्वी दे रखा है, रात्रि अंधता, वर्णांधता दे रखा है। वर्णांधता क्या होता है? ये होता है आनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है? आनुवांशिक रोग।
आनुवांशिक का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता हो। और वर्णांता में क्या होता है, जो वर्णांता जिसको रोग होता है वो कलर के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता, रेड कलर के अंदर जो ग्रीन कलर होता है उनके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। तो हमारे जो मानव हार्ट रहेगा उसके अंदर कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, 4। इसके अलावा मैं और बता दूं आपको कि जो मानव के अलावा अगर कॉकरोच की बात करें हम, जो कॉकरोच होता है उसमें कितना होता है, सिंगल होता है, एक ही रहेगा उसके अंदर। कॉकरोच के अलावा अगर हम बात करें, कॉकरोच के अलावा अगर हम किसकी बात करें, फिश मछली की बात करें, मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 कक्ष रहेंगे। मछली के अलावा अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे मेंढक और श्री सर्प, किसकी बात करें, मेंढक और श्री सर्प, मेंढक और सरीसृप, सरीसृप की जगह हम सांप भी बोल सकते हैं जो स्नेक आता है। मेंढक और सरीसृप के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ, मानव होता है, मनुष्य, चिड़िया, इनके अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आप ध्यान रखोगे कॉकरोच के अंदर सिंगल होता है, मछली के अंदर 2, मेंढक और सरीसृप में 3 होते हैं, मगरमच्छ, मानव और चिड़िया में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो ये ध्यान रखोगे आप। तो मानव हृदय में पूछा है तो मानव के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, सी वाला। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल होता है। मैंने पिछले ही जो टेस्ट सीरीज डाली है उसके अंदर मैंने बताया था ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। लिक्विड में प्लाज्मा होता है, उसमें भी 90% क्या होता है, जल होता है। इसके अलावा जो सॉलिड पार्ट होते हैं उसके अंदर रक्त कणिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है और प्लेटलेट्स होते हैं जिन्हें बिम्बाणु बोलते हैं, प्लेटलेट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है उन्हें हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और ये प्लेटलेट्स होगी। वाइट ब्लड जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं बोलेंगे, आरबीसी को रेड मतलब लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल तो होता है 120 दिन, और जो डब्ल्यूबीसी रहेंगी इनका होता है 15 से 20 दिन। कितना होता है, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका होता है 15 से 20 दिन, आरबीसी का कितना होता है 120 दिन, और प्लेटलेट्स का कितना होता है, इनका होता है 5 से 10 दिन। तो आपको ध्यान रखना है जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका जीवन काल 15 से 20 दिन, आरबीसी का 120 दिन, प्लेटलेट्स का कितना होता है 5 से 10 दिन होता है। इसके अलावा दूसरी बात आप ध्यान रखोगे, जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और जो आरबीसी होती हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, और प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। जो जो डेंगू बुखार होता है उसके अंदर क्या होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं यही क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। अगर ज़्यादा डाउन होती हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें क्या पूछ रखा है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल होता है। तो हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, 100, 200 दिन, 120, 85 और 150 दिन। तो कौन सा आंसर रहेगा, 120 दिन होती। तो उनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आज की सीरीज में आज के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो क्लास अभी जो 10 क्वेश्चन की क्लास हमने ली है वो क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। और इसके अलावा मैं ये
गारंटी लेता हूँ आपसे कि जो मैं आपको कंटिन्यू 30-40 दिन ये क्लास दूंगा साइंस की, इसको अगर आप कंप्लीट देखोगे और ध्यान से समझोगे तो आपके 15 में से 10 से 13 क्वेश्चन सही होंगे। ये मेरी गारंटी है। आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 10 से लेकर के 13। एक बार विश्वास करके देखो आप, लेकिन कंटिन्यू देखना है आपको, और जो जितनी भी सीरीज अपलोड होंगी उनको कंप्लीट देखना है आपको। तो आज की क्लास में यहीं तक। इसके अलावा हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।